हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 15, जिसमें हम इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो होगा ये भी पार्ट सेकेंड का हिस्सा है। ठीक है। तो इंटर स्टेट रिलेशंस में हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली इसमें हम देखेंगे किस तरीके से कुछ फॉरम्स यानी कि कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट है या फिर यूनियन और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको हम बातचीत के द्वारा रिजॉल्व कर सकें। तो मेनली इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को लिया गया है, इंटर स्टेट रिलेशंस को। ठीक है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा हुआ था जिसमें हमने सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ा था, उसका ये कंटिन्यूशन ही एक तरीके से देखेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है या फिर चाहे वो स्टेट के बीच में हो चाहे या फिर ये स्टेट और यूनियन के बीच में हो, तो ये कई तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ फोरम्स या प्लेटफॉर्म कुछ काउंसिल्स बनाए गए हैं। ठीक है। तो किस तरीके के आपको डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। काफ़ी फेमस है, जो रिवर्स को लेके हमेशा चलते रहता है, खास करके जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पर ही चलता रहता है। ठीक है। साथ ही साथ इंटर स्टेट काउंसिल ये बनाया गया ताकि जो स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस हैं उनको दूर किया जा सके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो भी डिस्प्यूट है उनको दूर किया जा सके। ठीक है। तो इन दोनों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और इंटर स्टेट काउंसिल को। इसमें हम जोनल काउंसिल को भी कवर करेंगे। बाकी ये जो थर्ड और फोर्थ है इसको हम सेंटर स्टेट रिलेशन में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ थर्ड में, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक स्टेट में जो एक्ट बने हुए हैं, जो एक्ट पारित या लॉ पारित हुए, या फिर वहाँ की जो रिकॉर्ड्स हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स यानी गवर्नमेंट की रिकॉर्ड्स या फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स, या फिर वहाँ पर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है यानी कि जुडिशरी ने, किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो दूसरे स्टेट में भी मान्य होंगी। मान लीजिए दिस इज स्टेट ऑफ एनी स्टेट, अगर ये हरियाणा स्टेट है और ये बगल में एक राजस्थान है, तो हरियाणा स्टेट में बने हुए जितने भी एक्ट, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड मैटर्स होंगे ये सभी वहाँ पर भी जस्टिफाई होंगे राजस्थान स्टेट में भी। ठीक है। तो ये सारी स्टेट में ऐसा होगा, लेकिन ये मामले केवल और केवल सिविल मैटर से जुड़े होने चाहिए। अगर ये मामले क्रिमिनल मैटर से जुड़े हुए हैं तब ये दूसरे स्टेट में लागू नहीं होंगे। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओनली सिविल मैटर्स नॉट क्रिमिनल। ठीक है। फॉर देखिए फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप ट्रेड कर सकें, जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट है वो सही तरीके से हो पाए, इस वजह से यहाँ पर कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं। तो फोर्थ में वो रिलेटेड है। ठीक है। मेनली हम यहाँ पर वन और टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं था कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही, इंडिपेंडेंस से पहले भी वाटर को लेकर डिस्प्यूट हुआ करता था, जो प्रोविंस हुआ करती थी उनके बीच में। तो इस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए आर्टिकल 262 में प्रोविज़न ये दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए यहाँ पर वो क्या करेंगे, कोई ट्रिब्यूनल लेके आएंगे या फिर ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि ये डिस्प्यूट को दूर किया जा सके। ठीक है। तो आर्टिकल 262 के तहत दो प्रोविज़न है। प्रोविज़न ये है कि किस तरीके से ये जो इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैलीज होती हैं, इसका मतलब हुआ कि एक नदी जो डिफरेंट स्टेट्स होकर बहती हैं उनके किस तरीके वाटर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उन वाटर को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में जो भी डिस्प्यूट या कंप्लेन क्रिएट होते हैं उसके लिए रूल बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। ठीक है। साथ ही साथ पार्लियामेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो किसी भी कोर्ट को बैन कर सकता है कि इस तरीके के वो जो डिस्प्यूट है वो नहीं सुन सकते। ठीक है। अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने एक ट्रिब्यूनल बना दिया, तो जब कोई कंसर्निंग स्टेट वो ट्रिब्यूनल के पास चले गए अपना मैटर लेके, डिस्प्यूट लेके, तो फिर वो दोबारा किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ऐसी पावर है, मतलब अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास कि ऐसा भी वो रूल बना सकते हैं।
ठीक है, तो दो प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 262 में। ओके, तो इस दोनों प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए 262 के तहत यहाँ पर दो एक्ट पारित किए गए हैं, एक रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। ठीक है, तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956, इसमें यह कहा गया कि जो भी कंसर्न स्टेट होगा, जो जिसके साथ डिस्प्यूट जुड़ा हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कहेगा कि हमारे यहाँ जो रिवर है, उस रिवर के लिए आप एक रिवर बोर्ड बनाइए, ताकि हम उस रिवर उस जो वैली है या फिर रिवर है, उसके डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए हम काम कर सकें, और हमें कोई एक्ट बनाना हो तो हमें रिकमेंडेशन भी मिल पाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पार्लियामेंट ऑथराइज है कि अगर स्टेट रिक्वेस्ट करे इस तरीके का बोर्ड बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, साथ ही साथ सेकंड, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में ये कहा गया कि अगर दो या दो से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं, ठीक है, अगर इनको किसी भी रिवर वाटर से डिस्प्यूट है, चाहे वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर हो, यूज़ करने पर हो, उस वाटर को कंट्रोल करने के लिए हो, तो डिस्प्यूट है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये स्टेट जाएंगे पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी एक ट्रिब्यूनल लेके आ सकता है, या फिर कोई भी एक मैकेनिज्म या किसी अथॉरिटी को वो ऑथोराइज कर सकता है कि इस तरीके के मैटर वो सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी भी होती है कि वो किसी भी कोर्ट को बैन कर सकता है कि इस तरीके के मैटर वो ना सुने जब ये केसेस ट्रिब्यूनल में चले जाए, तो यानी कि अगर ये केस ट्रिब्यूनल में चला गया तो ये स्टेट फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ऐसी अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास कि ऐसा रूल बना सकता है। ठीक है, नाउ इंटर स्टेट काउंसिल्स। इंटर स्टेट काउंसिल यूँ समझ लीजिए कि इस तरीके से है कि वाटर डिस्प्यूट के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल मेनली एक जुडिशियल प्रोसेस है। ट्रिब्यूनल का भी प्रोसेस जो होता है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हमें इनफॉर्मल तरीके से अपने डिस्प्यूट को सही करने हो, सुधारने हो, तो उसके लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल बना। इंटर स्टेट काउंसिल में डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट या जो भी इनके बीच में प्रॉब्लम रहा हो, या फिर स्टेट्स और यूनियन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम रहा हो, तो ये लोग क्या करते हैं, ये डिस्कस कर पाए। तो वैसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए ये एक फोरम बनाया गया जिसको हम इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 263 में ऐसा कहा गया है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी जहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स एक दूसरे के प्रॉब्लम, स्टेट्स और यूनियन के बीच के प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके किसी भी पॉलिसी के फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि 263 स्पेसिफाई करेगा कि बिटवीन स्टेट्स, तो या दो से ज़्यादा स्टेट्स हो उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर स्टेट ये सेंटर या स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, तो डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि इन प्रॉब्लम्स को दूर करके एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, ताकि इससे एक अच्छी पॉलिसी का निर्माण हो और अच्छे तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। ठीक है, तो मेन चीज़ इसीलिए इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया है। ओके, हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में एआरसी के बारे में पढ़ा था, जो एआरसी की रिपोर्ट आई थी जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन पर सरकारिया कमीशन का भी रिपोर्ट आया, तो सरकारिया कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद 263 में, आर्टिकल 263 में इन्होंने कहा कि आर्टिकल 263 के तहत एक इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जहाँ पर जो भी डिस्प्यूट है इन बॉडीज़ के बीच में उसको सुलझाया जा सके। तो ऐसा रिकमेंडेशन इन्होंने दिया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 263 के तहत में जो भी इंटर स्टेट ये काउंसिल बनाई जाएगी, इसका नाम बदल के क्या किया जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल किया जाएगा। इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो कहा कि 263 के तहत में आप बनाइए एक परमानेंट
इंटर स्टेट काउंसिल, और उसको क्या कीजिए, उसका नाम चेंज करके इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कीजिए। ऐसा सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन था। सरकारी कमीशन की रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप लोग, काफ़ी ये काम आता है आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि 1990 में, यानी सरकारी कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 1990 में जनता दल की जो सरकार थी, जिसके पीएम वीपी सिंह थे, इन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया। 1990 में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ओके, इसके मेंबर कौन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के? इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं पीएम, जो कि चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सीएम होते हैं सारे स्टेट्स के, और स्टेट्स के सीएम होते हैं, और उन स्टेट्स, उन यूनियन टेरिटरीज के भी सीएम जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। फिर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ के, यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है। तो साथ ही साथ जिन स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहाँ से गवर्नर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज का आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, और ये जो होते हैं ये मेंबर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के। ये मेंबर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल ये जोन के हिसाब से बटा हुआ है। तो 5 तरीके के जोन बनाए गए हैं, एक नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न जोन, ठीक है। और जिस जोन में जो स्टेट या फिर जो भी यूनियन टेरिटरी आती है उनका ग्रुप है। जिस तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, ये पूरे इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का ग्रुप है, इस तरीके से ये जोनल काउंसिल है, लेकिन ये रीजनल ग्रुप्स हैं। जैसे अगर बात करें नॉर्दर्न जोन, तो नॉर्दर्न जोन में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आएंगी वो इसका हिस्सा होंगी। इस तरीके से 5 जोन बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसे आर्टिकल 263 के तहत बनाया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है। लेकिन जोनल काउंसिल का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। इसे बनाया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 में। इसलिए जोनल काउंसिल जो है ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो 5 तरीके के जोन्स हैं जो इस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत में बनाए गए हैं। लेकिन इन 5 जोन के अलावे एक और जोन है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है ये अलग एक्ट के द्वारा बनाया गया है, जिस एक्ट का नाम है नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। तो ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत में नहीं है। ये बनाया गया नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत में। इसलिए ये भी जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी काउंसिल है, ठीक है। तो इनका भी काम वही है जो इंटर स्टेट काउंसिल का काम हुआ करता था, लेकिन थोड़ा रीजनल लेवल पे हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो होम मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल होम मिनिस्टर, ये इसके चेयरमैन होते हैं। यहाँ पर और दिया हुआ है, सेंट्रल होम मिनिस्टर जो होंगे हर एक जोनल काउंसिल के चेयरमैन होंगे, ठीक है। हर जोनल काउंसिल में जो भी स्टेट होंगे उन स्टेट के सीएम, हर स्टेट से 2 और मिनिस्टर आएंगे, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो होंगे ये मेंबर होंगे जनरल काउंसिल के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव या फंक्शन क्या होगा जनरल काउंसिल का, जो वहाँ पर हुआ करता था इंटर स्टेट काउंसिल का, समवट सब उसी तरीके का यहाँ पर भी फंक्शन देखने को मिलेगा। सिंपली जैसे कि इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, साथ ही साथ स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड्स जो है इनको कम करना, साथ ही साथ रिव्यूइंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ सेपरेशन इन सम केसेस सो दैट द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक एडवांसमेंट में सिंक्रोनाइज। सेपरेशन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उन सब चीज़ों को दूर करना, ठीक है। तो सब वही है वहाँ फंक्शन जो आपको हमने देखा, और उसी को थोड़ा सा एलाबोरेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है।
चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर हो, आइडिया को एक्सचेंज करना हो, एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करना हो, ताकि जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जा सके। डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन के बीच में कोऑपरेशन की बात की जाए, ताकि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाए। साथ ही साथ आपको पूरे इंडिया में एक पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिले पॉलिसी के तहत। तो ये एक फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव्स है जनरल काउंसिल के। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है इंटर स्टेट काउंसिल का। ये क्या है, किस ये बना हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, जो कॉन्स्टिट्यूशनल में आर्टिकल है 263 के अंडर में बनाया गया है। वाटर डिस्प्यूट एक्ट 262 के अंडर में था। जनरल काउंसिल स्टेचुटरी बॉडी है, जिसमें से 5 जोन है, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है उसे 1971 के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के तहत में बनाया गया। तो ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नहीं है, कौन सी स्टेचुटरी है या फिर क्या है, ये सब आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड होगा। तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक।